हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मूल्यांकन के बारे में। जो हमारा मूल्यांकन है उसका नाम है, जो हमें पढ़ना होता है, CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और यहीं से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। आप इसको ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है ये, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कैसा है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो देखो यहाँ पर इंग्लिश में हम इसको CCE कह देते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें दो शब्द आपके हैं, एक है सतत और दूसरा शब्द है आपका व्यापक। तो यहाँ सतत का मतलब केवल इतना है कि जो आपकी मूल्यांकन की प्रोसेस है वो निरंतर रूप से चलती रहती है, यानी मूल्यांकन कभी भी रुकता नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डे टू डे बेसिस पर आप रेगुलरली बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ जजमेंट करते हैं, आप उसका लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं। इसका मतलब यही है, यानी जिस दिन से विद्यार्थी आपके विद्यालय में आया है उस दिन से तब तक आप उसका मूल्यांकन करेंगे जब तक कि वो आपके विद्यालय में रहेगा। अब व्यापक का मतलब ये है कि जब आप बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तो आप बालक से जुड़े हुए हर पक्ष पर ध्यान देंगे, चाहे वो शैक्षिक हो चाहे वो अशैक्षिक हो। यानी व्यापक का मतलब उसके सारे एस्पेक्ट्स, इसमें बालक से जुड़े हुए जितने भी पक्ष हैं, जितने भी पहलू हैं, सब पर ध्यान देना है। बालक के शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना है, भाषा विकास पर भी ध्यान देना है, सामाजिक विकास पर भी ध्यान देना है, नैतिक विकास पर भी ध्यान देना है, संवेगात्मक विकास पर भी देना है, और आपको बालक के संज्ञानात्मक विकास पर भी ध्यान देना है। आप बालक के किसी भी एक पक्ष की अवहेलना करते हुए उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। व्यापक का मतलब है ब्रॉड, वाइड, यानी इसमें आपको सभी पक्षों पर ध्यान देना है, सब कुछ, यानी बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है। तो मूल्यांकन के बारे में, CCE के बारे में क्या समझ में आया कि CCE निरंतर चलता है और इसमें बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाता है। यानी मूल्यांकन करते समय बालक के किसी भी पक्ष की अवहेलना नहीं की जाती है, बालक से जुड़े हुए हर पहलू पर समान रूप से ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बात समझें कि इसके अंदर, मूल्यांकन के अंदर आपके आकलन आ जाते हैं, और यहाँ से आपको तीन चीज़ अक्सर मिलती हैं। एक शब्द आपको मिलता है समकक्षीय मूल्यांकन, जो आपका लगातार परीक्षाओं में आता रहता है। तो देखिए समकक्षीय मूल्यांकन का अर्थ क्या है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये लगातार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। समकक्षीय मूल्यांकन को हम इंग्लिश में पीयर असेसमेंट कह देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं समकक्षीय की, बेसिकली हमें यहाँ पर आकलन शब्द का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन पुस्तकों में भी आजकल मूल्यांकन ही लिखा हुआ आ रहा है कि वो दोनों को एक माना जा रहा है, लेकिन सच बात है दोनों में अंतर है। मूल्यांकन के अंदर आपका आकलन आता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है समकक्षीय, पीयर असेसमेंट, असेसमेंट का अर्थ ही आपका आकलन है। तो यहाँ पर समकक्षीय का मतलब क्या है कि इसमें बालक अपने प्रदर्शन के लिए या अपनी उन्नति के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं। यानी अगर बालक अपना मूल्यांकन खुद करने लगते हैं तो उसे हम कह देते हैं समकक्षीय मूल्यांकन। यानी आप कह सकते हैं बालकों के द्वारा बालकों का आकलन। बालकों के द्वारा बालकों का आकलन क्या कहलाता है? समकक्षीय मूल्यांकन। इसमें बालक ही एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे पर निगाह रखते हुए उनके बारे में फीडबैक देते हैं। ओके, दूसरी बात आपको इसमें याद रखनी है, सामूहिक मूल्यांकन। सामूहिक मूल्यांकन, देखो यहाँ पर इन दोनों में अक्सर ये आपका ग्रुप असेसमेंट है, तो यहाँ पर ग्रुप में और आपके पीयर में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो आपके बालकों ने बालकों का आकलन किया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर जो आकलन करता है वो शिक्षक है। यानी शिक्षक ने क्या किया है, आपकी जो क्लास है
उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है और हर ग्रुप को आपके कुछ टास्क असाइन कर दिए, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। क्लास को इस तरह से, मान 24 आपके स्टूडेंट थे तो उनको 6-6 के 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद में हर ग्रुप को अलग टास्क असाइन किया और उसके बाद में ग्रुप पे नज़र रखी। और याद रखना, जिस समय आपका सामूहिक रूप से मूल्यांकन किया जाएगा, सामूहिक आकलन चल रहा होगा, उस समय टीचर ग्रुप की परफॉर्मेंस पर ध्यान देता है। किसकी परफॉर्मेंस पर? ग्रुप की परफॉर्मेंस पर ध्यान देगा। यहाँ पर व्यक्तिगत परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसके अंदर आपको क्या समझ में आया? एक, जो आपका आकलन करता है वो शिक्षक है। ऊपर वाले में विद्यार्थी था, शिक्षक नहीं था। केस में आपका शिक्षक है आकलन करता। दूसरी बात, यहां पर समूह के प्रदर्शन पे नजर रहती है, यानी समूह का प्रदर्शन मायने रखता है, व्यक्तिगत प्रदर्शन मायने नहीं रखता है। कि हो सकता है एक व्यक्ति इंडिविजुअली इसलिए उसने प्रदर्शन नहीं कर पाया है क्योंकि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर उसे अच्छा टास्क मिलता है तो उसमें बेहतर प्रदर्शन करे। तो आपको यहाँ पर व्यक्तिगत परफॉर्मेंस पर ध्यान ना देके ग्रुप की परफॉर्मेंस पर ध्यान देना होता है। ओके, अब इसके अलावा जो आपको ध्यान देना है, एक चीज़ इसमें और आ जाती है आपकी, जिसे हम कह देते हैं विद्यालय आधारित आकलन। ये चीज़ विद्यालय आधारित आकलन, ये जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके लगातार परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं। तो देखो, विद्यालय आधारित आकलन कुछ नहीं है। विद्यालय आधारित आकलन का केवल मतलब इतना है कि अगर विद्यार्थी का आकलन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है आकलन तो होगा, तो विद्यार्थी का जो आकलन किया जा रहा है वो शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। ये बात भी सही है कि शिक्षक ही विद्यार्थी का अच्छी तरह से आकलन कर सकते हैं। अब विद्यालय आधारित आकलन का कहने का मतलब इतना है कि जो शिक्षक होंगे ये विद्यालय के ही होंगे, यानी बच्चों का आकलन करने के लिए कोई भी शिक्षक बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि जो बालक है वो अजनबी शिक्षकों के सामने, यानी जो शिक्षक बाहर से आए हुए उनके सामने कई बार नर्वस हो जाता है और उस वजह से उसका प्रदर्शन खराब हो जाता है। जबकि उसके खुद के शिक्षक उसे अच्छी तरह से जानते हैं, वो उनके साथ घुल मिल चुका है, तो वहाँ पर जो उसकी परफॉर्मेंस का वास्तविक आकलन होगा वो उसके खुद के शिक्षक ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो विद्यालय के शिक्षक हैं वही बालक का आकलन करेंगे। ये किसका मानना है? विद्यालय आधारित आकलन का। ये तीनों ही टर्म्स आपके महत्वपूर्ण हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अब हम जो बात कर रहे हैं आगे, उसमें दो शब्द हैं जो कि आपने सुने होंगे और परीक्षा में भी अक्सर आते रहते हैं, इन्हीं से जुड़े हुए। इसमें एक आता है आपका रचनात्मक आकलन। मैंने कहा ना, कई बार यहाँ पर मूल्यांकन शब्द लिखा हुआ मिल जाता है आपको परीक्षाओं में, तो यहाँ पर रचनात्मक आकलन लिखा हुआ मिल जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आकलन मूल्यांकन में बेसिकली नो डाउट दोनों में अंतर है, मूल्यांकन के अंदर आकलन है, लेकिन आजकल बुक्स में या परीक्षाओं में आकलन के स्थान पर मूल्यांकन शब्द का प्रयोग बहुधा मिल जाता है। तो यहाँ पर रचनात्मक आकलन, इसे हम इंग्लिश में कह देते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसमें आपको एक बात समझनी है, ये पेपर पेंसिल रहित आकलन है। कैसा है? पेपर पेंसिल रहित। यानी इस वाले आकलन में पेपर पेंसिल का कोई भी यूज नहीं होता। एक बात आपको ये ध्यान देनी है। हालांकि कुछ विद्यालय ऐसे हैं वो रचनात्मक मूल्यांकन के लगातार मूल्यांकन करने के स्थान पर वो क्या करते हैं कि एक पेपर पेंसिल टेस्ट रख लेते हैं, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे का डे टू डे रिकॉर्ड होता है उसके फीडबैक से संबंधित है, और ये फीडबैक केवल आपका पूरे वर्ष में 4 बार दिया जाता है। कितनी बार? 4 बार दिया जाता है, जिसे FA1 फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, FA2, FA3 एवं FA4 कह दिया जाता है।
4 बार आपको इसकी प्रतिपुष्टि देनी है और हर बार इसके लिए आपके 10% मार्क्स निर्धारित हैं। तो इस तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका टोटल 40% मार्क्स का होता है और इसमें आमतौर पर शैक्षिक गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और आपको एक और बात समझनी है, ये जो आपका रचनात्मक आकलन है इसमें बेसिकली ये जो नेचर है इसका वो आपका निदानात्मक है। कैसा है? निदानात्मक, यानी जजमेंटल नहीं होता है। ये कभी ये नहीं बताता है कि बालक ने कितना सीखा है, ये बताता है कि बालक कैसे सोचता है। अगर वो गलती कर रहा है तो उनकी गलतियों से आप समझिए उसके सोचने का तरीका क्या है। आप उसकी समस्या को जानने की कोशिश कीजिए उसके उत्तरों से कि उसको समस्या कहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर इसके लिए आप निदानात्मक परीक्षण करते हैं। यानी अगर आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट में पाया कि किसी बच्चे का प्रदर्शन पहले से ख़राब हो गया है या पहले अच्छा हुआ करता था अब अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर लगातार आपका डाउन ही रह रहा है, कभी अच्छा हुआ ही नहीं है, या बच्चा जो है आपका बहुत ही धीमी गति से सीख रहा है, तो निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से आप कारणों का पता लगाएंगे। क्या करेंगे? कारण का पता लगाएंगे कि बालक का ऐसा करने का कारण क्या है। कारण का पता लगाएंगे कि बच्चे की समस्या क्या है, समस्या का पता लगाएंगे कि अगर बालक में ये दिक्कतें आ रही हैं बालक के सामने तो दिक्कतें हैं क्या और वो दिक्कतें आपकी किस वजह से हैं। समस्या का पता लगाएंगे और समस्या के कारण का पता लगाएंगे। और जब आप पता लगा लेंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना है, उसके बाद में एक शब्द आपको मिलता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण ये तभी संभव है जब आपका निदानात्मक परीक्षण हो चुका हो। और उपचारात्मक शिक्षण में आप कोई ऐसी विधि, कोई ऐसा मेथड, कोई ऐसा तरीका ढूंढ के लाएंगे जिससे कि बालक की जो समस्या है उसका कारण खत्म हो जाए और वो समस्या का हल निकल सके और जो आपकी लर्निंग है बच्चे की वो बेटर हो जाए। यानी जो उसके मिसकंसेप्शंस हैं, जो उसकी गलत अवधारणाएं हैं, हालांकि इस समय मनोविज्ञान में उन्हें वैकल्पिक अवधारणाओं का नाम दिया जाता है। आप इस समय बच्चे की गलती को गलती ना कह करके क्या कहते हो? वैकल्पिक अवधारणा। तो यहाँ पर जो बालक की वैकल्पिक अवधारणा है वो आपकी सही हो सके, उसको एक सही दिशा मिल सके और बालक के ज्ञान में जो रिक्तियाँ हो गई हैं उनकी भरपाई हो सके, वो आपकी पूरी हो जाए। ये आपके उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण समस्या का कारण पता लगाने के बाद होगा और उपचारात्मक शिक्षण में आप क्या करेंगे? आप बालक की जो कमी है उसके कमियों को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त मेथड का चयन करेंगे और उसके आधार पर अपने शिक्षण को आगे बढ़ाएंगे और विद्यार्थी की समस्याओं को पूरी तरह से सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आपको करना है ये चीज़। तो आपको जो हम निदानात्मक परीक्षण है इसे हम DT कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, और ये आपका रिमेडियल टीचिंग, इस चीज़ का इतना ही मतलब है। ओके, तो निदानात्मक परीक्षण क्या है? कमियों का पता लगाना। और उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उसके बाद में बच्चे के जो कमी है उस कमी को दूर करना। सीधी बात। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप एक डॉक्टर के पास गए हो तो पहले डॉक्टर क्या करता है? पहले आपकी समस्याओं से जानने का प्रयास करता है, उसके कारण समझता है, तब जाके आपका इलाज करता है। तो यहाँ पर तो आपका डॉक्टर आपको आपके टेस्ट लिख रहा है, ये समझ लीजिए आप, और उसके बाद में यहाँ पर आपको दवा दे रहा है। इतना ही अंतर है दोनों में, और कोई अंतर नहीं है। ओके, अब इसमें एक और चीज़ हम जो बात कर सकते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो है आपका योगात्मक आकलन या संकलनात्मक आकलन। मैंने क्या कहा? ये वाला जजमेंटल नहीं था, लेकिन जो आपका अब जो मैं बता रहा हूँ योगात्मक आकलन, ये आपका टर्म एंड टेस्ट होता है। योगात्मक आकलन क्या है? आपका टर्म एंड टेस्ट। ये आपका पेपर पेंसिल पर आधारित परीक्षा होती है और ये 2 बार होती है और हर बार इसके लिए 30% मार्क्स आपके निर्धारित होते हैं। इस तरह से कुल 60% मार्क्स आपको योगात्मक आकलन से मिलते हैं और 40% आपको किससे मिलते हैं? रचनात्मक आकलन से मिलते हैं। तो यहाँ पर जो योगात्मक आकलन है इसमें आप क्या करेंगे?
इसका मतलब केवल इतना है कि योगात्मक आकलन में आप अंत में आकलन करेंगे, और अंत में जब आकलन करेंगे तो यहाँ पर जजमेंटल होता है, बच्चे ने कितना सीखा, क्या सीखा है, ये चीज़ निकल के आती है। यानी ये ग्रेड को निर्धारित करने का काम करता है। अगर आप बालक का ग्रेड निर्धारित करते हैं तो आप योगात्मक आकलन, जैसे इंग्लिश में कहते हैं समेटिव असेसमेंट, ऐसे के आधार पर करते हैं। समेटिव असेसमेंट के आधार पर आप बच्चे के ग्रेड का निर्धारण करते हैं। यानी बिल्कुल अंत में होने वाली जितनी परीक्षाएं होती हैं उसे हम कह देते हैं योगात्मक आकलन। और जो आपकी साथ साथ चलती हैं वो होती हैं आपकी कैसी, रचनात्मक आकलन होता है। जो चल रहा है, जो लगातार चलता रहता है, निरंतर चलता है, वो आपका रचनात्मक आकलन है। और जो आपके टर्म एंड टेस्ट में होता है, उन टर्म एंड टेस्ट को या अचीवमेंट टेस्ट को हम लोग योगात्मक आकलन का नाम दे देते हैं। ओके, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से भी आपके कई बार प्रश्न आ चुके हैं, तो वो चीज़ भी आप ध्यान से समझना। आपको 3 शब्द अक्सर मिलते हैं, जिसमें एक शब्द है आपका सीखने का आकलन। क्या मिलता है आपको? सीखने का आकलन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एक है आपका सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन। और एक है आपका सीखने के रूप में आकलन। ये तीनों ही आपको लगातार मिलते रहते हैं। सीखने के रूप में आकलन। अब अगर इन पर आपको ध्यान देना है तो आप केवल इतना समझ लें कि यहाँ सीखने का आकलन का मतलब ये है कि बालक कुछ सीख चुका है और उसके बाद में आकलन किया जा रहा है। यानी सीखने के बाद होने वाला आकलन सीखने का आकलन है। सीखने के बाद होने वाला आकलन कौन सा आकलन कहलाएगा? सीखने का आकलन। यानी मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया और उसके बाद में फिर मैं उसका आकलन कर रहा हूँ, तो वो सीखने का आकलन है। अगर यहाँ पर मैं इसको नज़दीक बिठाऊँ तो किसके नज़दीक हुआ? ये आपके ऐसे के नज़दीक है, यानी योगात्मक आकलन के नज़दीक है, उससे जुड़ा हुआ है, उसी का पार्ट है। अब सीखने के लिए आकलन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका अर्थ होता है सीखने के साथ साथ आकलन। सीखने के साथ साथ आकलन या सीखने के साथ आकलन कह सकते हैं आप। यानी आपकी लर्निंग और आपका आकलन एक साथ चल रहा है। यहाँ से परीक्षा में कई बार आपके इस तरह के प्रश्न मिल जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक लड़की खाना बनाते समय सब्जी को बीच में टेस्ट करके देख लेती है कि सब्जी बनी कैसे है, तो वो आपका सीखने के लिए आकलन है। यानी काम भी चल रहा है और साथ में उसका आकलन भी, कैसा हुआ काम, वो चीज़। तो सीखने के साथ साथ जो आकलन होगा उसे हम कह देते हैं सीखने के लिए आकलन। ये आकलन सही सीखने के साथ साथ चलता है और इसमें आपको याद रखना है कि किसके नज़दीक है? ये आपके FA के नज़दीक होता है। किसके नज़दीक होता है? FA। यानी रचनात्मक आकलन किससे जुड़ा हुआ है? ये किससे जुड़ा हुआ है? रचनात्मक आकलन से। तो कई बार ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि सीखने के लिए आकलन किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है रचनात्मक आकलन से जुड़ा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ सीखने के रूप में आकलन। तो सीखने के रूप में आकलन का अर्थ होता है कि जो विद्यार्थी हैं वो अपना आकलन खुद करने लगे हैं। यानी इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्व आकलन के नज़दीक है। किसके नज़दीक है? स्व आकलन। अगर विद्यार्थी स्वयं का आकलन स्वयं करते हैं तो उसे सीखने के रूप में आकलन कह देते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग कह दिया जाता है। आपको एक शब्द और मिलता है सीखने में आकलन, असेसमेंट इन लर्निंग। तो इन तीनों का जो मिक्स स्वरूप है, यानी जिसमें तीनों आ जाते हैं, सीखने का, सीखने के लिए और सीखने के रूप में, उसे कहा जाता है सीखने में आकलन। यानी ये तीनों ही तरीके आपके सीखने में आकलन के अंदर आ जाएंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका CCE।
और यहाँ से आपके प्रश्न लगातार आते रहते हैं। कई बार आपसे पूछ लेता है कि निर्धारणात्मक परीक्षण क्या है, कई बार पूछ लेगा उपचारात्मक शिक्षण क्या है, कई बार आपसे पूछ लेगा अचीवमेंट टेस्ट क्या है, कई बार पूछ लेगा योगात्मक आकलन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं इनमें से, या इनमें से रचनात्मक आकलन के बारे में क्या सत्य नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिल जाते हैं। ओके, तो आपको इतने पर ही ध्यान देना है जो मैंने बताया, यही आपके काम की बात है। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में आप लोग शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास।